we will start with a very quick revision of drift velocity. हमने drift velocity in detail देखा था last session में. उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है drift velocity पे. Today we will solve one more question and then we have to see what is Ohm's law. और Ohm's law के लिए वापस हमको drift speed का drift velocity का इक्वेशन पता होना चाहिए. That is why we will revise drift velocity. तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है. तो याद रखना, पहली बात तो तुम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सारे मटेरियल्स कंडक्टिंग है. नॉर्मली वी टेक एग्जांपल ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर इज गुड कंडक्टर. तो हमारे पास एक कॉपर का कंडक्टिंग रॉड है एंड इफ यू रिमेम्बर हमने एक सिलेंड्रिकल शेप में कॉपर का कंडक्टिंग रॉड लिया था. और सिंस कंडक्शन नॉर्मली कम्स फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही शो करते हैं. वी शो ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर. हम आयॉन्स शो नहीं करेंगे. यू नीड टू नो इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ से होके आते हैं, एटम से. और वो एटम से जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो एटम क्या बन जाता है, आयॉन. तो हम यहाँ पे आयॉन्स शो नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट करंट, एंड करंट कम्स फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्रॉम आयॉन्स. तो ये जो जितने भी डॉट्स वी आर शोइंग, ऑल दिस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब तक आप यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक्सटर्नल सेल कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक ऑल दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली. सो दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. एंड व्हेन दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, तो इफ यू चेक थ्रू एनी सेक्शन, जब आप किसी भी एक सेक्शन से चेक करते हो तो नेट चार्ज फ्लोइंग इज जीरो. क्योंकि रैंडम मोशन में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन सेक्शन से लेफ्ट से राइट में गए उतने के उतने राइट से लेफ्ट में भी आ गए. मतलब नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन इज जीरो. तो करंट कितना होगा, जीरो. तो हाउ मच इज नेट करंट हियर, जीरो. बट देन व्हेन वी अप्लाई अ बैटरी और लेट अस से अ सेल, हमने जैसे ही इसको एक सेल या एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, देन एंड ऑल्सो रिमेम्बर ये जो रैंडम मोशन का वेलोसिटी था, इसका वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए, रफली 10⁶ मीटर पर सेकेंड. तो जो रैंडम मोशन है वो वेरी हाई स्पीड पे है, इट इज एट वेरी हाई स्पीड. एंड देन यू कनेक्ट अ बैटरी, सेल कनेक्ट कर दिया हमने. लेट अस से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो जैसे ही आप यहाँ पे सेल कनेक्ट करते हो, बाय द वे इस सेल को एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं. तो जैसे ही आपने आप पे वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, तो इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर जनरेट हो गया. एंड यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब दे आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है. जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पहले कंप्लीटली रैंडम था, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान. मैं बार बार रोज रोज वही बोलूंगा, फिजिक्स है ये, सिर के ऊपर से जाएगा. तो जिस इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पहले कंप्लीटली रैंडम था, अब वो इलेक्ट्रॉन्स दे आर ड्रिफ्टिंग मतलब दे आर स्किडिंग, स्लाइडिंग. मैंने एग्जांपल भी दिया था, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव फोर व्हीलर्स. लेकिन अगर आप फोर व्हीलर चलाते हो, गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया ना, तो गाड़ी एक साइड में स्किड होता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन. इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी का स्पीड रोड के अलोंग सीधी डायरेक्शन में नहीं है, वो भी है. व्हीकल इज गोइंग स्ट्रेट आल्सो, इट इज आल्सो स्किडिंग. तो यहाँ पे दोनों मोशंस है, इट इज स्ट्रेट मोशन एज वेल एज स्किडिंग मोशन. तो यहाँ पे भी दोनों मोशन है. इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो मूविंग रैंडमली, मतलब रैंडम स्पीड तो है ही, लेकिन रैंडम स्पीड होने के साथ साथ दे आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन. वंस अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस.
जब तक सेल नहीं था तो सिर्फ एक ही टाइप का मोशन था, वो था रैंडम, और वो था वेरी हाई स्पीड्स पे, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड पे, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड पे। जैसे ही आपने सेल कनेक्ट कर दिया तो रैंडम मोशन नहीं है, ऐसा नहीं है, रैंडम मोशन है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो रैंडम मोशन करते 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 भी वो कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये स्पीड बहुत कम होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और हमने लास्ट लास्ट सेशन में एक एग्जाम्पल सॉल्व करके शो भी कर दिया था, वहां पे स्पीड था 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होता है, रैंडम वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो सेल लगाने से सिर्फ इतना हुआ कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नाउ दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रैंडम मोशन के साथ साथ ड्रिफ्ट मोशन भी है। फिर ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, कब, जब आपने सेल लगाया, मतलब कब, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ सेल इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए था। वो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो पहले सिलेंडर है, मतलब वायर है, इसका एरिया कितना है, ए, इसका लेंथ कितना है, एल। हमको चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन है। हमने स्टार्ट किया बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इक्वेशन नंबर 1। टाइम, अगर आपको पता होगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो एल। तो डिस्टेंस कितना है, एल। टाइम कितना लग गया, टी। तो फिर टाइम टी कितना आ गया, एल अपॉन वी डी, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट स्पीड, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू हैव क्यू, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और टी कितना है, एल अपॉन वी डी। अब कुछ रह गया तो है चार्ज। फिर चार्ज का इक्वेशन कैसे फाइंड किया था, मैंने आपको बताया था। चार्ज का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले चार्ज का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ये एक वॉल्यूम है, गड़बड़ करना नहीं इसके बाद, ये एक वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब पर मीटर क्यूब में कितने चार्जेस है, एन। तो चार्जेस, कौन से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके आगे हमेशा याद रखना, मैंने आपको 3 टाइप की डेंसिटी बताई थी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स में यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको डिनोट करते हो एन से। व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों ऐसा, क्योंकि ये वायर 1 डायमेंशनल नहीं है, ये वायर 2 डायमेंशनल भी नहीं है, ये वायर कैसा है, 3 डायमेंशनल है। कैसे समझा, ये वायर है सपोज, इसका कुछ थिकनेस है, इसका एक एरिया है, व्हाट इज एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम। तो चार्ज कहाँ है, पूरे के पूरे वॉल्यूम पे है। तो आप जब चार्जेस फाइंड करोगे तो यूनिट वॉल्यूम में, मतलब पर मीटर क्यूब में कितना चार्ज है वो देखना पड़ता है। तो मान लो स्मॉल एन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल एन। ये नंबर है, किसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स का, कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में। तो यूनिट क्या आएगा, 1/मीटर क्यूब। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं मीटर क्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यहाँ पे बताया इस एन का डायमेंशन क्या था, 1/मीटर क्यूब, मतलब L⁻⁻3। अगर मैं इसको एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये कितना होता है, मीटर। सब कुछ कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन बचा क्या, नहीं। तो ये NaL जो है, ये आपको देता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। इस वायर के L लेंथ में, जिस वायर का एरिया कितना था, A, जिस वायर का एरिया A था, उसके L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। व्हाट इज स्मॉल n, व्हाट इज स्मॉल n,
पता नहीं, ध्यान ही नहीं है। व्हाट इज स्मॉल एल? व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। व्हाट इज एल? लेंथ ऑफ वायर। तो एन को ए और एल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? लेंथ ऑफ वायर में, एल लेंथ ऑफ वायर में। ये चार्ज नहीं है, ये क्या है? सिर्फ नंबर है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मान लो यू आर 100 हियर, हर एक के पास दो दो चार्ज है, तो टोटल कितना है? 200। तो ये क्या है? ये नंबर है। किसका नंबर है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ई। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? NaLe। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया था हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमको मिल गया था I इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है? NaL इंटू ई अपॉन L अपॉन VD। L और L हो गया कैंसल, ये VD आ गया ऊपर। तो व्हाट यू विल गेट इज दिस। यहां से क्या मिलेगा? I इक्वल टू NaE VD। तो VD क्या मिल गया? I अपॉन NaE, where I is current, A is area and is number density, E is charge on each electron। और ये जो I by A है इसको बोलते हो करंट डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया? करंट डेंसिटी को डिनोट किया था हमने J से, J अपॉन NE। तो ये दो इक्वेशंस थे किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। किसके थे ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। यहाँ तक क्लियर? तो दीज टू इक्वेशंस आर इक्वेशंस फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसमें से हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, तो घाई मत करो, अच्छे से समझ लो। सिंपल चैप्टर है। अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.6 mm। हमारे पास एक कॉपर वायर है, उसका रेडियस दिया है। कॉपर वायर, ये वायर है, इसका रेडियस, रेडियस से क्या मिल जाएगा? एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितना? पाई स्क्वायर। तो एरिया मिल जाएगा। आपको बताया कैरी द करंट ऑफ 1 एम्पियर, assuming the current to be uniformly distributed over a cross sectional area, find the magnitude of current density। सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है? क्या क्या दिया है? रेडियस कितना दिया है? 0.6 mm। 1 mm मतलब 10⁻³ 0.6 का पॉइंट निकाल लेता हूं तो 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये मिल गया रेडियस। और क्या दिया है? करंट। करंट कितना दिया है? 1 एम्पियर। 1 दिया है ना? यस। फाइंड क्या करना है? करंट डेंसिटी मतलब J। और J का फॉर्मूला क्या होता है? J होता है I अपॉन A। तो सिंपल, तो J इक्वल टू I अपॉन A। I अपॉन A इज पाई आर स्क्वायर। I की वैल्यू 1, पाई आर स्क्वायर 6 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज 1 अपॉन पाई? 0.318। कितना? 0.318। चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे। व्हाट इज 6 का स्क्वायर? 36 पाई इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸, मतलब 10⁸ अपॉन 36 पाई। 36 इंटू पाई, 36 इंटू 3 कितना? 108। रफली रफली 110। कितना अप्रोक्सीमेटली? 110। 110 ही आएगा रफली रफली। 36 इंटू पाई, 36 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 110 रफली 113, 113। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल निकाल लो। 1 डिवाइडेड बाय 113 पॉइंट कितना था? 04 था। कितना आ गया? 0.008846। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.008846। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट
0088 तक लिखा तो भी चलता है, 10 कितना है 8। तो 4 इसको दे दो, तो 88.46 इंटू 10⁴ ये क्या था, करंट डेंसिटी था, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। तो लेट अस बिगिन विथ नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इजी है, ओम्स लॉ, और आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज ओम्स लॉ। इफ यू नो व्हाट इज करंट, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ओम्स लॉ। पता है कि करंट क्या होता है, पता है? यू नो व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो ओहम्स लॉ समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं है, इट इज सो सिंपल। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। ऐसा बोलते हैं चलो कि हमारे पास एक बैटरी है, सेल है, सपोज ये 1 वोल्ट है, तो करंट मिलेगा? यस। तो ये 1 वोल्ट है, फिर भी सम इलेक्ट्रॉन्स विल बेसिकली मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के जो डायरेक्शन होता है मोशन का, उसको अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर मैं अब इस वोल्टेज को 2 वोल्ट कर देता हूँ, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट करना मतलब ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको और भी पॉजिटिव करना, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फास्टर, चार्ज फास्ट मूव होगा। चार्ज फास्ट मूव होने का मतलब ये होता है कि इस सेक्शन से 1 सेकेंड में पहले कम चार्ज जा रहा था, अभी ज्यादा चार्ज जा रहा है, तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मैंने वोल्टेज को 3 वोल्ट कर दिया, फिर क्या होगा, करंट और भी बढ़ेगा। फिर मैंने इसको 4 वोल्ट कर दिया, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव मच फास्टर, मतलब करंट बढ़ेगा। मतलब तुम जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। लास्ट बट वन बेंच, हम अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, यहाँ से करंट बढ़ेगा। तो इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। सिंपल, व्हाट इज ओम्स लॉ? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, मतलब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी बोलते हो, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। और ये रिलेशन कैसा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो रिमेंबर ओहम्स लॉ क्या बताता है, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन what, between current flowing through a conductor, current flowing through a conductor and किसका किसका रिलेशन है, करंट और किसका है, वोल्टेज, एंड द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, सो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। बुक में वोल्टेज दिया होगा तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ओहम्स लॉ इज रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। सिंपल लैंग्वेज, जितना ज्यादा वोल्टेज, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज्यादा करंट। क्लियर यहाँ तक? इसको स्टेट कैसे करोगे? इट स्टेट्स दैट current flowing through any section of the conductor is directly proportional to the external applied potential difference। जितना ज्यादा potential difference होगा, और potential difference कहाँ अप्लाई किया आपने, across the two ends of the conductor। ये कंडक्टर का एक एंड था ए एंड, ये दूसरा एंड था बी एंड, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कनेक्ट किया, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट बताओ क्या, द करंट कहां से फ्लो हो रहा है, कंडक्टर से। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to external potential difference, applied between the two ends of the conductor। और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा पीडी।
क्योंकि बुक में हर जगह पे आगे आएगा पीडी, तो समझ आना पीडी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। और ये याद रखो, हम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, और ये जो ओहम्स लॉ है ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है, ये सेमीकंडक्टर पे नहीं चलता है, ये इंसुलेटर पे तो बिल्कुल नहीं चलता है। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। मैं करंट फ्लोइंग थ्रू मटेरियल भी बोल सकता था, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, कंडक्टर में। करंट कहाँ से मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन से। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा एक सेकेंड में, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट। और ज्यादा चार्ज कब फ्लो होगा, जब वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यू गो ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज, यू गेट मोर एंड मोर चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हर एक सेकंड में से, एक सेक्शन में से बहुत सारा चार्ज फ्लो होगा, उसको क्या बोलोगे, करंट बोलोगे। वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट बढ़ गया। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो V इक्वल टू IR, where R is constant of proportionality, is constant of proportionality। आपको पता है इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम क्या है, हाँ, नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, नोन एज रेजिस्टेंस। तो वेयर R is constant of proportionality known as resistance। अब हमको R, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जैसे ही नया फिजिकल क्वांटिटी आप डिफाइन करो तो इमीडिएटली आपको उसके डायमेंशंस और उसका यूनिट डिफाइन करना चाहिए। तो वो भी देखेंगे हम लोग, वी विल इन अ वाइल सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ R। लेकिन पहले तो ग्राफ प्लॉटिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, समझ में आएगा, थोड़ी देर में वो भी समझ में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे V प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पे I प्लॉट कर देता हूँ। उल्टा भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे आप V लिख दो, Y एक्सिस पे आप I लिख दो। आपके बुक में क्या दिया है, नोट्स में क्या दिया है, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे I होगा। डू यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, Y इक्वल टू mx। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हो जो ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx, बराबर। यहाँ पे तुम्हारा y मतलब कौन है, v, x मतलब कौन है, I। तो y इक्वल टू m कौन हो गया, r। m कौन होता है, स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया, r, और ये क्या आ गया, x। तो ये याद रखना, ये जो R है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होने के साथ साथ ये स्लोप भी है, किसका, IV ग्राफ का। जब तुम I और V का ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसका स्लोप क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस। तो मैं वापस बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट लिखते हो, उस कांस्टेंट को यहाँ पे लिखते हो R, where R is constant of proportionality known as resistance। नाउ इमेजिन कि मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, उसमें y एक्सिस पे हमने वोल्टेज प्लॉट कर दिया, x एक्सिस पे हमने करंट प्लॉट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है V इक्वल टू IR या फिर V इक्वल टू RI, यहाँ पे V मतलब y, I मतलब x, तो R मतलब स्लोप। तो ये कैसा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो V इक्वल टू IR इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आ गया ग्राफ, यहाँ तक क्लियर। अब जो कोई भी कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करता है, एज इट इज फॉलो करता है, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, तुम वोल्टेज और बढ़ा रहे हो तो करंट और भी बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं आइडियल कंडक्टर। क्या बोलते हैं, आइडियल कंडक्टर। और एक चीज जो जानबूझ के मैंने मेंशन नहीं की, अभी करूंगा, ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट में it states that the current flowing through the conductor is directly proportional to external potential difference applied across the ends of the conductor
प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, क्योंकि जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे थे, वोल्टेज चेंज कर रहे थे, पहले 1 वोल्ट था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, राइट। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो जब आप बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये सिर्फ तब होता है जब फिजिकल स्टेट सेम हो, मतलब तुम लेंथ भी नहीं चेंज कर रहे हो, तुम एरिया चेंज नहीं कर रहे हो, तुम टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हो, तब जाके V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब तब जाके क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट यू आर नॉट चेंजिंग द फिजिकल स्टेट। हम नहीं भी करेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस मतलब क्या है आपको याद है, मैंने बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। किसी भी कंडक्टर के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, और अगर हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दे तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गए पॉजिटिव आयॉन्स। और मैंने आपको बताया था कि रूम टेम्परेचर पे जितना एनर्जी होता है उससे इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाता है, आयन फ्री होता नहीं है, आयन हैवी है। तो आयन क्या करता है, अपनी जगह पे क्या होता है, वाइब्रेट होता है। जब ये वाइब्रेट होता है तब कोलिजन होता है, और कोलिजन मतलब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है, हीट। तुम ठंड में पता है क्या करते हो, तुमको पता भी नहीं होगा, तुम साइंस ही अप्लाई कर रहे हो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। when one body moves over other body then there is something called as friction। और ये जो फ्रिक्शन है, मिस्टर हसूराम, मैं तुमको रुला दूंगा, तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है, हीट, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो रहे थे आयॉन्स के साथ, तो वो कोलिजन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। मतलब हमने ऐसा बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, कि आप कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो, आप लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे हो, आप एरिया चेंज नहीं कर रहे हो, आप टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन हो तो रहा है, कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्टेट सेम नहीं रहा, चेंज हो गया। तो फिर क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है वो। तो ये आ गया गुड कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर के लिए क्या आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, रेजिस्टेंस तो होने ही वाला है, रेजिस्टेंस है तो कोलिजन है, कोलिजन है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा। अब तो क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा लाइन बेंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। मतलब होना क्या चाहिए था, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, अब एक्सपेरिमेंट्स करोगे। मतलब मैं अगर 0 वोल्ट रखता हूँ तो करंट 0 मिलना चाहिए, मैं 1 वोल्ट रखता हूँ तो करंट 1 एम्पियर मिलना चाहिए, मैं वोल्टेज 2 वोल्ट करता हूँ तो करंट 2 एम्पियर मिलना चाहिए, वोल्टेज 3 करता हूँ तो 3 मिलना चाहिए, वोल्टेज अगर मैं 4 करता हूँ तो करंट 4 एम्पियर मिलना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, पहले पहले मिलेगा, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6.5, 7 के लिए 9.5। तो करंट की वैल्यू अभी लीनियर नहीं है। तो क्या हो गया, लीनियर नहीं हुआ, क्योंकि ये, क्यों लीनियर नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है चेंज। दैट इज वाई गुड कंडक्टर जो होते हैं उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता, लेकिन इट बेंड्स लिटिल बिट। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, जो नोट्स मैंने दिए उसमें एक ग्राफ है, राइट। तो वहां पे लिखा हुआ है आइडियल कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। तो ये डेविएशन क्यों आया, क्योंकि फिजिकल स्टेट कंडक्टर का सेम नहीं था, इसके लिए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो अब तक ओम्स लॉ में हमने क्या देखा, कुछ नहीं है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ करंट बढ़ते जाएगा। ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, छोटा सेल लगाएंगे करंट कम मिलेगा, बड़ा सेल लगाएंगे करंट ज्यादा मिलेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, सिंपल सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आया था, V इक्वल टू आर आई, मतलब V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आ गया, V बाय आई। V मतलब वोल्टेज वोल्ट, और I मतलब करंट एम्पियर। तो ये जो वोल्ट पर एम्पियर है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इज वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई, तो वोल्ट पर एम्पियर
इसी को बोलते हो ओहम, राइट, ऑल्सो नोन एज ओहम, एके ऑल्सो नोन एज, ये सिग्मा मतलब ओहम। ये जो सिग्मा का साइन है ना, सिग्मा दो टाइप के होते हैं, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बस वही डिफरेंस है, स्मॉल सिग्मा लिखने का तरीका अलग है और कैपिटल सिग्मा को लिखने का तरीका अलग है। इसको रीड कैसे करते हो, ओहम, क्या बोलते हैं इसको, ओहम। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम, करेक्ट। अब हमको 1 ओहम मतलब कितना रेजिस्टेंस ये डिफाइन करना है ना, वी वांट टू डिफाइन हाउ मच इज 1 ओहम। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर मतलब कितना हमने डिफाइन करके रखा है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर नहीं सुनना है मेरे को, मैंने तुमको पहले ही बताया था। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड। 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हो 1 मीटर। वैसे 1 ओहम मतलब कितना रेजिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब दो एंड्स पे मैंने 1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, और अगर इस 1 वोल्ट के बैटरी ने 1 एम्पियर का करंट जनरेट कर दिया तो रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। सो 1 ओहम इज दैट रेजिस्टेंस व्हेन 1 वोल्ट ऑफ potential difference is applied across the two ends of conductor generates 1 एम्पियर of current। तो जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ने 1 एम्पियर करंट जनरेट किया तो रेजिस्टेंस को कितना बोलोगे, 1 ओहम, सिंपल। So what is 1 ohm resistance? If 1 volt potential difference applied across the ends of conductor produces 1 ampere of current, then the resistance is said to be 1 ohm। कितना रेजिस्टेंस है वो, 1 ohm। कितना है, 1 ohm। कब है, जब आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, 1 वोल्ट, करंट कितना हुआ, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ohm। यहाँ तक क्लियर, क्लियर क्लियर। व्हाट इज ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, V इक्वल टू, तो V इक्वल टू आई आर। अब टाइम दूंगा लिखने के लिए, घाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और फ्लैश लाइट यूजेस 2 बैटरीज, 1.5 वोल्ट के 2 बैटरी है, 1.5 वोल्ट बैटरीज टू प्रोवाइड अ स्टेडी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इन द फिलामेंट। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्लोइंग फिलामेंट। सबसे पहले एक चीज अच्छे से समझ लो, 2 बैटरी है V1 और V2, दोनों का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट। मैंने अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज कितना मिल जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 तो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। और इसमें करंट कितना प्रोड्यूस कर दिया, 0.5 एम्पियर। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, V इक्वल टू आई आर। तो व्हाट इज R, V अपॉन I। व्हाट इज V, 3 वोल्ट। व्हाट इज I, 0.5। 0.5 मतलब 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 तो जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया, 6 ओहम। रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 ओहम। तो यही आंसर मिलेगा आपको, 6 ओहम। डन। लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक। अब आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगले टॉपिक का नाम है फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ, लेकिन एक्चुअली आपको उस टॉपिक में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करके दिया है। अगर आपको याद होगा, सेमीकंडक्टर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। उस केस में कंडक्टिविटी की वैल्यू जिसकी हाई हो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो हो, वो होता है कंडक्टर्स। जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू लो हो और रेजिस्टिविटी हाई हो वो होता है इंसुलेटर। और जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू और रेजिस्टिविटी का वैल्यू दोनों के बीच में हो वो होता है सेमीकंडक्टर। लेकिन वहां पे हमने रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था, तो हम रेजिस्टिविटी भी डिराइव करेंगे और कंडक्टिविटी भी डिराइव करेंगे, दोनों इक्वेशन। लेकिन उससे पहले
कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मैंने बताया था, याद है। 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज रजिस्टिविटी, 1 अपॉन रजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, अब रेजिस्टेंस को जब आप डिफाइन करते हो तो अगर आप 1 अपॉन रेजिस्टेंस करते हो, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। क्योंकि सेमीकंडक्टर में एक जगह पे एक यूनिट था एसएम। एसएम अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई आगे पूछेगा ये एसएम क्या है, तो अभी एसएम क्या है वो समझ लो। वहां पे नोट्स में लिखा है, एक जगह पे यूनिट्स दिए हुए हैं और एसएम लिखा है, उसका मतलब क्या समझ लो। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? कंडक्टेंस। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओहम। तो फिर कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया? 1/ओहम। अब इसको रीड करते वक्त सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीमेंस। तो ये जो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ये होता है सीमेंस, और ये है वो एसएम। किसी किसी बुक में 1/ओहम को मोह लिखा है, MHO। ओहम क्या होता है? OHM। और 1/ओहम क्या होता है? मोह, MHO। वो हायर लेवल फिजिक्स में इसको मोह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्या बोलेंगे? सीमेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीमेंस। तो SM शॉर्ट फॉर्म SM मतलब कौन है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस है, मतलब कौन है? कंडक्टेंस है। यहाँ तक क्लियर? अब कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ। पहले एकदम अच्छे से समझ लेना, कोई घाई नहीं है, सिंपल टॉपिक है। और मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, सिर्फ सिर्फ इतना है कि इक्वेशन डिराइव नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल जब आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो, जब अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो व्हाट इज द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स? रैंडम। So we know that any conductor has large number of mobile charges। सिर्फ देखो वर्ड चेंज हो गया यहाँ पे। मोबाइल मतलब विच आर फ्री टू मूव। आप आपके फोन को मोबाइल फोन क्यों बोलते हो? क्योंकि आप उसको लेके कहीं पे भी जा सकते हो। मोबाइल मतलब दे कैन गो एनीवेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका पुराना फोन था उसको लैंडलाइन क्यों बोलते थे? क्योंकि वो लाइन से कनेक्टेड था और वो लाइन लैंड से आता था, तो लैंडलाइन बोलते थे। फिर उसके बाद पता है क्या आया? उसके बाद आया वॉकी टॉकी टाइप के फोन। पता है क्या बोलते थे उसको? उसका भी एक नाम था। वो घर के बाहर लेके जाओगे तो नहीं चलेगा, घर के बाहर नहीं, क्योंकि वो लैंडलाइन से कनेक्टेड था, सिर्फ उसको ऊपर एक रिसीवर था। तो वायर नहीं भी लगाओगे तो सुनाई आएगा, लेकिन थोड़ा सा घर के बाहर गए तो रेंज गया। उसका एक नाम था वायरलेस, कॉर्डलेस। उसको कॉर्ड, CORD, कॉर्डलेस मतलब वायरलेस फोन था। फिर एक फोन आया जो बैटरी पे चलता था और जिसके लिए लैंडलाइन की जरूरत नहीं थी, वो सैटेलाइट से चलता था। उसको बोलने लगे थे हम लोग सेल फोन, क्योंकि बैटरी पे चलता है, सेल फोन। लेकिन ये सेल फोन मोबाइल था। मोबाइल मतलब कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो मोबाइल का इंग्लिश मतलब ये होता है कि उसको तुम जहां चाहो वहां लेके जाओ। पहले जो कॉर्डलेस थे वो तुम घर के बाहर लेके नहीं जा सकते हो। लैंडलाइन को तुम एक रूम में भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं दे सकते हो, क्योंकि वायर का लेंथ फिक्स होता था। तो पहले था लैंडलाइन, फिर आ गया कॉर्डलेस मतलब वायरलेस, फिर आ गया सेल फोन, और वो सेल फोन मोबाइल भी था, मतलब कहीं पे भी लेके जाओ। तो मोबाइल का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोशन। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोशन किसके पास है? चार्जेस के पास। तो अभी अनफॉर्चुनेटली वो बुक में ऐसा लिखा होता है, वी नो दैट कंडक्टर्स है मोबाइल चार्जेस। कौन से चार्जेस? मोबाइल चार्जेस है। इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसकी बात कर रहे हैं लोग? इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वी नो दैट एनी कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव थ्रू आउट द कंडक्टर। मतलब वही है मोबाइल चार्जेस है, राइट। बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। और क्योंकि रैंडम मोशन है, तो रैंडम मोशन नेट करंट कितना देता है? 0 देता है। ऐसा क्लियर? अब अब अगर हमने इसको इसको बैटरी कनेक्ट कर दी, सेल कनेक्ट कर दिया। सेल कनेक्ट करना, इसको इंग्लिश में फिजिक्स के लैंग्वेज में 2-3 टाइप से बोलते हैं।
if an external potential difference is applied, if an electric field is set up inside the conductor। तुम जब एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे, मतलब तुम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, तो कंडक्टर के अंदर क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो अब क्या हो रहा है? अब रैंडम मोशन के साथ साथ कौन सा मोशन है? ड्रिफ्ट मोशन है। रैंडम गया नहीं, रैंडम है, लेकिन रैंडम के साथ साथ ड्रिफ्ट मोशन भी है। ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴। रैंडम बहुत ज्यादा होता है, 10⁻+6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से फिलहाल हटा दूंगा, क्योंकि हमको फिलहाल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। तो अच्छे समझ लो, लिखने का टेंशन मत लो। आई विल रिपीट अगेन लेटर, पर अभी पहले समझ लो। ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस कौन है? सॉलिड है। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, जो अभी आयॉन्स बन गए, वो आयॉन्स क्यों बने पता है? क्यों बने? इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री। तो ये जो मटेरियल है, ये कौन है? ये सॉलिड है। सॉलिड में भी कौन है? ये कंडक्टर है। कंडक्टर में अंदर कौन कौन होता है? कौन होता है? अरे कौन कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कौन होते हैं? आयॉन्स होते हैं। कौन से आयॉन्स होते हैं? पॉजिटिव आयॉन्स होते हैं। इफ यू थिंक प्रॉपरली, आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जैसे ही हमने बैटरी लगाई, मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रॉन मूव होने लग गया अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। एक चीज याद रखो, कोई भी चीज अपने आप मूव नहीं होती, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो। मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है इस क्लासरूम में। आपके पास खुद के पास बेंच पे पेंसिल रखा हुआ है, किसी ने इरेजर रखा हुआ है, मूव हो रहा है क्या वो? क्यों नहीं हो रहा है? फोर्स नहीं है। फोर्स नहीं है, और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या बताते हैं? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। तो अगर आपने ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया था, तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स था क्या? नहीं था। लेकिन जैसे आपने बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फिर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ, तो याद है तो मुझे बताओ, व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय। अब वो फोर्स बिटवीन दो चार्जेस था। मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया? क्यों नहीं? चलो मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सिर्फ ध्यान दो तो समझेगा। ये आप बोल रहे हो फोर्स, फिर मैंने पूछा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है पहले चार्ज का? 1/4πε0 Q1 बाय आर। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वो कौन है? चार्ज है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अभी तो बताया मैंने, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पे मोबाइल चार्जेस कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक फील्ड में आ गए क्या? यस। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है क्या? यस। तो चार्ज जब फील्ड में होता है तो क्या लगता है उस पर? फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई है। लेकिन चार्ज और इलेक्ट्रॉन खुद क्या है? ई है। तो ई इंटू कैपिटल ई है। सही है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या है? M इंटू ए इक्वल टू ई इंटू ई। तो व्हाट इज ए? ई कैपिटल ई बाय एम। इक्वेशन नंबर 1। ये तुमने क्या फाइंड किया पता है? एक्सेलरेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम इमेजिन थोड़ा सा करो तो समझेगा। जब तक यहाँ पे बैटरी नहीं था, तब तक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं हो रहा था। तो क्या कर रहा था? रैंडम मोशन। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पे बैटरी लगा दी,
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब मोशन क्या है? ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट है मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और जब डायरेक्शन में है तो उसका स्पीड बढ़ते भी जा रहा है। स्पीड बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? तो आपने क्या फाइंड किया? एक्सेलरेशन। अब क्यों फाइंड किया वो समझ लो। हमको ड्रिफ्ट स्पीड का एक इक्वेशन ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने स्टार्ट ही वहां से किया। ड्रिफ्ट स्पीड का एक इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, आई अपॉन एन ए ई। आई अपॉन ए इज जे। तो क्या ड्रिफ्ट स्पीड का दूसरा इक्वेशन भी हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो कैसे फाइंड करना है वो सोचो अब। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही तुमने बैटरी लगाई तो ड्रिफ्ट मोशन आ गया, लेकिन रैंडम मोशन खत्म हो गया क्या? नहीं। तो रैंडम तो अभी भी है, सिर्फ वो क्या रहा है, ये दर दर की ठोकरें खाएगा। अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? रैंडम मोशन की वजह से ये एक आयन से दूसरे आयन तक क्या होता रहेगा? कोलाइड होता रहेगा। एक आयन से कोलिजन किया, दूसरे पे गया, कोलिजन किया, फिर आया, कोलिजन किया। ये रैंडम मोशन की वजह से हो रहा है। ड्रिफ्ट तो इधर है ना, और रैंडम क्या? रैंडम है। रैंडम मतलब ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या करेगा? कोलिजन करेगा। दर दर की ठोकरें खा रहा है वो। ऐसे याद रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये रैंडम मोशन की वजह से क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। अब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है वो फिक्स नहीं है। हो सकता है पहले दो कोलिजन में कम टाइम लगा हो, बहुत ही कम। हो सकता है दूसरे दो कोलिजन में ज्यादा टाइम लगा हो। मतलब एक आयन से कोलाइड होकर दूसरे के पास गया, फिर दूसरे से तीसरे के पास गया। तो हर एक कोलिजन के बीच में टाइम सेम नहीं होता। तो जब टाइम सेम नहीं होता है तो हम एवरेज टाइम की बात करते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ा लो। पहला कोलिजन हुआ, फिर दूसरा हुआ, इसमें टाइम लग गया, मान लो, हाँ इतना नहीं होता है, उससे कम ही होता है, 1 सेकेंड मान लो। फिर दूसरा और तीसरा कोलिजन के बीच में टाइम लग गया 1.5 सेकेंड, फिर लग गया 0.5 सेकेंड, फिर लग गया 3 सेकेंड। तो हर दो कोलिजन में टाइम सेम है क्या? नहीं। तो ऐसे केसेस में हम एवरेज टाइम डिफाइन करते हैं, उसको डिनोट करते हैं टाउ से। तो ये क्या है? टाउ। ये कौन है? एवरेज टाइम है। टाउ नहीं है वो, टाउ। वो क्या है? एवरेज टाइम है। क्या है वो? एवरेज टाइम है। हमको चाहिए था ड्रिफ्ट स्पीड का और एक इक्वेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। कौन सा वेलोसिटी? ड्रिफ्ट। क्यों? क्योंकि क्या लगा के रखा है? बैटरी लगा के रखा है। और टाइम कौन सा है? एवरेज टाइम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ए इंटू टाउ। लेकिन ए खुद कौन है? ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक इक्वेशन है। लेकिन दूसरा इक्वेशन तो हमने भी बना के रखा था। कौन सा? जे अपॉन एन। इक्वेशन नंबर 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा सेम। बराबर। अरे बड़बड़ मत करो। डन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां रखता हूं, बाकी सबको वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या होगा उससे? बता दो। एम जाएगा ऊपर, ये टाउ आएगा नीचे, और ई आएगा नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? ई स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अरे रुको, मैंने बोला ना टाइम पे खत्म करूंगा मैं, चिंता मत करो तुम। जस्ट अ मिनट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान दो यहाँ पे, लास्ट पॉइंट है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा करंट होगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा करंट डेंसिटी होगा। कोई करंट डेंसिटी क्या है? करंट अपॉन एरिया। तो अगर आपको दिख रहा है ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया? करंट डेंसिटी को। क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ज्यादा करंट डेंसिटी है। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो रजिस्टिविटी के आगे का पार्ट हम देखेंगे कल।